नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था विश्लेषिक फलन। ठीक है, दो डेफिनेशन थी कि यदि किसी प्रांत में विश्लेषिकता की बात करें तो उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय है तो उसको विश्लेषिक फलन बोलते हैं। दूसरी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थी कि Z0 पॉइंट पे विश्लेषिक कब बोलेंगे कि उस बिंदु पे विश्लेषिक अवकलनीय हो और साथ ही साथ उसका कम से कम एक ऐसा प्रतिवेश विद्यमान हो उस प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। तो बिंदु पे थोड़ा सा केस अलग है कि उस बिंदु पे भी अवकलनीय होना चाहिए और उसका एक ना एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए जिसके प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या हो, अवकलनीय, तब उस बिंदु पर विश्लेषिक बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने एक थ्योरम करी थी जो विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध था कि यदि कोई भी विश्लेषिक फलन है तो वो CR इक्वेशन या कॉची-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, यदि विश्लेषिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, यदि CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब विश्लेषिक नहीं है। तो अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है 3.7.5। ठीक है, तो ध्यान दें क्या है एग्जाम्पल कि प्रदर्शित करिए कि फलन f(z) इक्वल्स टू रूट ऑफ मोड xy मूल बिंदु पर कॉची-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है। ठीक है, कि ये कॉची-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है, हालांकि ये कॉची-रीमान समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है फिर भी। तो देखो इसके सॉल्यूशन में या इसके प्रूफ में दिया है, तो दिया है f(z). ठीक है, तो f(z) बराबर मोड xy का अंडर रूट। ठीक है, ये है f(z) की जगह लिखो आप u प्लस आयोटा v, क्योंकि f(z) को u प्लस आयोटा v से ही तो डिनोट करते हैं भाई। और अब वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करो। तो वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो वास्तविक मतलब जो बिना आयोटा वाला है, तो पूरा का पूरा ही बिना आयोटा के है। तो ux, y कि u(x, y) का फंक्शन होता है ना, तो चाहे तो u लिख लो या ux, y लिख लो, एक ही बात है। ये तो नोटेशन है कि x और y का फंक्शन है u। ठीक है, तो ये क्या है, जो बिना आयोटा वाला है, तो ये तो पूरा का पूरा ही बिना आयोटा के है, तो मोड ऑफ xy। और v, तो v मतलब जो आयोटा के साथ में है, तो यहाँ तो आयोटा के साथ में कुछ भी नहीं है, तो चाहो तो यूँ लिख सकते हो आयोटा इंटू 0। तो आयोटा के साथ में कुछ भी नहीं है मतलब 0, तो u मिला 0, वो u तो मिला रूट ऑफ मोड xy, कि u तो मिला रूट ऑफ मोड xy और v मिला है 0। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी f(z) था वो लिख लिया हमने, f(z) होता है u प्लस आयोटा v, तो u और v निकालेंगे। तो u का मतलब है जो आयोटा के साथ में है, तो आयोटा के साथ में ये रहा, वो सॉरी u का मतलब है जो बिना आयोटा के है, तो जो बिना आयोटा के है ये रहा। ठीक है, और v का मतलब है जो आयोटा के साथ में है, तो आयोटा के साथ में 0। तो u तो आ गया ये रूट ऑफ मोड xy और v आ गया 0। ठीक है, ध्यान रहे। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये मूल बिंदु पर कॉची-रीमान समीकरणों को तो संतुष्ट कर रहा है लेकिन फिर भी विश्लेषिक नहीं है। तो हो सकता है ऐसा क्यों, क्योंकि कल हमने देखा था कि कॉची-रीमान समीकरण केवल आवश्यक प्रतिबंध है, पर्याप्त नहीं है कि विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त हो कि हाँ इनको चेक कर लेना ही पर्याप्त है कि अब विश्लेषिक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये केवल आवश्यक प्रतिबंध है। यदि ये संतुष्ट हो भी जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं है फलन विश्लेषिक हो। ठीक है, और ये संतुष्ट नहीं हो रही तो डेफिनेटली विश्लेषिक होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यदि ये संतुष्ट हो जाती है तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि फलन विश्लेषिक हो। क्यों, क्योंकि ये केवल आवश्यक प्रतिबंध है, ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है,
हाँ, पर्याप्त प्रतिबंध होता तो फिर विश्लेषक बोल सकते थे। तो पर्याप्त प्रतिबंध जो है वो क्या होता है, अगली थ्योरम में आएगा, अभी केवल ये है, तो उसी हिसाब से चेक कर रहे हैं। तो पहले तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये कौशी-रीमान समीकरणों को मूल बिंदु पे संतुष्ट करती है। तो कौशी-रीमान समीकरण थी क्या, 4 पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होते हैं आपको। ये थी कौशी-रीमान समीकरण कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये है कौशी-रीमान समीकरण। तो ये चारों आंशिक अवकलन निकालेंगे और फिर इन्हीं की सहायता से देख लेंगे बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दो, किसी भी पॉइंट पे यदि मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात करूं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या था, देखो ये था डेल यू अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि मैं बात करूं तो एक्स पॉइंट पे जैसे, तो ये था एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स वाई कल अपॉन डेल्टा एक्स। इसी को तो लिखा था मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स कि यू के एक्स वेरिएबल में चेंज हो रहा था एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोले थे डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई कॉन्स्टेंट था, वाई में कोई चेंज था ही नहीं। ठीक है, तो ये था डेल यू अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला। आप जिस भी पॉइंट पे चाहिए आपको वो पॉइंट पुट कर देंगे एक्स वाई की जगह। तो मेरे को ये चाहिए मूल बिंदु पर, मूल बिंदु का मतलब है भाई मेरे को चाहिए 0,0 पर, तो एक्स वाई की जगह 0 0 रख देंगे। तो रख दो एक्स वाई की जगह 0 0, तो यू एक्स की जगह 0 रख दिया तो बचा डेल एक्स, वाई की जगह 0 रख दिया, माइनस एक्स और वाई दोनों की जगह 0 अपॉन डेल एक्स। तो मूल बिंदु मतलब 0 0। ठीक है, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो वो मान रखा है केवल। और अब इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो जब आप मान ज्ञात करोगे तो सबसे पहले तो चाहिए आपको u डेल्टा एक्स कोमा 0। तो बताओ u डेल्टा एक्स कोमा 0 क्या आएगा भाई, यहाँ से ये रहा u। तो देखो यहाँ जब आप रखोगे भाई, मान कैसे निकालते हैं वो समझ लें, क्योंकि एक बार मान निकालना आ गया फिर तो सवाल आसानी से आ जाएगा। तो क्या है, कैसे निकालते हैं मान, तो ध्यान दे मान कैसे निकालेंगे कि जहाँ पे भी u है कि मेरे को मूल बिंदु पे चाहिए था पहली बात तो 0 0, तो x की जगह 0 y की जगह 0 x की जगह 0 y की जगह 0, तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, मूल बिंदु के हिसाब से सूत्र आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरे को चाहिए u डेल्टा x कोमा 0, तो ये रहा u x कोमा y, तो x की जगह तो डेल्टा x और y की जगह 0। ठीक है, तो u डेल्टा x कोमा 0, तो क्या बोल रहा हूँ, इसका तुलना यदि आप इससे करो तो x की जगह तो डेल्टा x रखना पड़ेगा और y की जगह 0 रखना पड़ेगा भाई। तो x की जगह डेल्टा x, y की जगह 0, तो यहाँ भी x की जगह डेल्टा x, y की जगह 0। तो ध्यान दे आएगा रूट ऑफ x की जगह डेल्टा x, y की जगह 0, और 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही 0। ठीक है, तो u डेल्टा x कोमा 0 की वैल्यू आएगी 0, u 0 0, तो x की जगह भी 0 y की जगह भी 0, तो 0 इंटू 0 भी 0, तो u 0 0 भी 0। तो अतः डेल u अपॉन डेल x एट 0 0, तो 0 0 बिंदु पे डेल u अपॉन डेल x क्या आ जाएगा, देखो ये भी 0 है ये भी 0 है, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये भी 0 ये भी 0, डेल्टा x अपॉन में है 0 में किसी का भी भाग दो 0। ठीक है, तो आपने देखा डेल u अपॉन डेल x का जो मान है भाई 0 0 पे वो क्या मिला है, 0 मिला है। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल एक्स निकाला अभी मैंने केवल, और वो मिल गया मेरे को 0। अब क्या निकालूंगा मैं, डेल u अपॉन डेल वाई, तो नाउ डेल u अपॉन डेल वाई, इसका सूत्र लिख देता हूँ एक बार। कल क्या था ये, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, u x फिक्स हो जाता है, y प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो u की y वेरिएबल में चेंज होता है, x कांस्टेंट होता है y के रेस्पेक्ट में, इसलिए बोलते हैं डेल u अपॉन डेल वाई। किस पॉइंट पे चाहिए आपको, मेरे को चाहिए ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे, तो ये चाहिए मूल बिंदु पर। तो x और y की जगह 0 0, तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, x और y की जगह 0, तो x की जगह 0 y की जगह 0, तो बचेगा डेल्टा y, u x की जगह 0 y की जगह 0 अपॉन डेल्टा y। अब निकाल लो इसका मान कि अब इसका मान क्या आने वाला है। तो ध्यान दे इसका मान क्या आएगा भाई,
यदि इसके मान की बात करें हम तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो वही, चूंकि u 0 कोमा डेल्टा वाई, तो देखो 0 कोमा डेल्टा वाई, तो ये रहा u, तो x की जगह 0 y की जगह डेल्टा वाई, तो x की जगह 0 y की जगह डेल्टा वाई, तो अगेन x की जगह 0 y की जगह डेल्टा वाई, तो 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा का पूरा 0, तो अतः जो डेल u अपॉन डेल वाई है 0 कोमा 0 पर वो आ जाएगा, देखो क्या, ये रहा डेल u अपॉन डेल वाई 0 कोमा 0 पर, ये तो मिल गया 0, अभी अभी निकाला है मैंने कि लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, ये तो मिल गया 0, ये u 0 0 पहले ही निकाल चुका हूँ 0 था, तो -0 अपॉन डेल्टा y, तो 0 में किसी का भी भाग दोगे तो 0, ठीक है। और अब देखो सिमिलरली इसी तरह जब मैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा y निकालूंगा, ठीक है भाई, 0 0 पे, अब देखो v तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, v तो है ही 0, तो v तो खुद ही क्या है 0 है, तो v की जगह तो 0 0 अपॉन में कुछ भी भाग दो 0, तो v तो 0 है ऑलरेडी, ठीक है, तो v भी क्या आएगा 0 ही आएगा। और इसी तरीके से x के सापेक्ष करोगे तब भी 0, क्यों, क्योंकि v तो खुद ही फंक्शन ही 0 है, ठीक है, तो उसमें तो रखेंगे ही कहाँ, उसमें तो हर बार 0 मिलेगा। तो चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकाले और चारों की वैल्यू आ रही है 0, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अभी करवा के देख लेते हैं, नोट करें, देखें इसे फिर। हाँ भाई, अब ध्यान दें, तो चारों पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली। अब मैं बात कर रहा हूँ सी आर इक्वेशन की, ठीक है, तो ध्यान दें कि जो सी आर इक्वेशन है, कॉची रीमान समीकरण है, क्या है कि डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल वाई, याद कर लें, इनको बार बार जरूरत पड़ेगी, एंड डेल v अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल एक्स आप देख सकते हैं 0 है, डेल v अपॉन डेल वाई देख सकते हैं वहाँ पे 0 लास्ट में, एंड डेल v अपॉन डेल एक्स ये भी 0 और डेल u अपॉन डेल वाई, ठीक है, ये भी 0, तो कुल मिला के 0 बराबर 0 और 0 बराबर 0 संतुष्ट है, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन या कॉची रीमान समीकरण ने तो क्या है भाई, संतुष्ट हो गई, तो लिख लें पूरा, अतः कॉची रीमान समीकरण, अतः कॉची रीमान समीकरण मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है। तो कॉची रीमान समीकरण ने तो संतुष्ट है, लेकिन अब बोला है कि फलन विश्लेषिक नहीं है। तो देखो, आप केवल इसकी जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखें कि विश्लेषिक होने की डेफिनेशन क्या है, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि अब आगे करना क्या है। तो विश्लेषिक होने की डेफिनेशन है, यदि मूल बिंदु पर विश्लेषिक बोल रहा है तो मूल बिंदु पर अवकलनीय हो, और फिर उसके आसपास या मूल बिंदु का कम से कम एक ऐसा प्रतिवेश होना चाहिए जिस पूरे के पूरे प्रतिवेश के हर एक बिंदु पर फलन अवकलनीय हो। तो अभी हमने मूल बिंदु पर कॉची रीमान समीकरण ने संतुष्ट करवाई है। तो मूल बिंदु पर विश्लेषिक दिखाना है, तो मूल बिंदु पर विश्लेषिक दिखाने का मतलब है मूल बिंदु पर अवकलनीय हो, और मूल बिंदु पर अवकलनीय होने का मतलब है कि आप मूल बिंदु पर अवकलज का मान किसी भी मार्ग से निकालो, हर बार वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो मूल बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। ये जो काम किया है आपने, वो किया क्या है एक्चुअल में, सी आर इक्वेशन होती क्या है। देखो, सी आर इक्वेशन हमने निकाली कैसी थी, कल मैंने एक बार x के अनुदिश लिया था मान, एक बार y के अनुदिश लिया था, और फिर दोनों को बराबर कर दिया था। एफ डैश जेड के दो मान निकाले थे ना कल, एक तो x के अनुदिश, एक y के अनुदिश, और दोनों को बराबर कर दिया था, तो वहाँ से सी आर इक्वेशन आ गई थी। लेकिन क्या अवकलनीयता के लिए इतना ही करना पर्याप्त हो जाता है क्या, एक बार x के अनुदिश एक बार y के अनुदिश, तो इसका मतलब फलन अवकलनीय हो जाता है। वहाँ तो मेरे को केवल कंडीशन निकालनी थी, इसलिए निकाल दी कि वहाँ तो दिया हुआ था विश्लेषिक, कि विश्लेषिक है तो अवकलनीय होगा, तो अवकलनीय होगा तो किसी भी मार्ग से निकालो मान सेम आएगा, इसलिए कर दिया था। अब यहाँ पे चेक करवा रहा है, पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक तरीके से मूल बिंदु पे विश्लेषिकता की जांच करनी है, तो इसका मतलब मूल बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करेंगे पहले, ठीक है। तो अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं,
मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स की कैलकुलेशन एक पूरे के पूरे प्लेन में चलती है। एक्स को बोलते हैं वास्तविक अक्ष, वाई को काल्पनिक अक्ष, और किसी भी बिंदु पे, चाहे वो मूल बिंदु हो चाहे कोई और हो, यदि आप लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हो तो हर एक रूट से निकालते हैं। सबसे सरल रूट कौन से हैं? एक्स के अनुदिश, वाई के अनुदिश। तो इनको तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सी आर इक्वेशन इन्हीं के अलोंग निकाली थी हमने, ठीक है ना। लेकिन और भी कई सारे रास्ते हैं, जैसे कि ये लाइंस, तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। या फिर कोई स्पेशल टाइप का कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का। और जब सभी मार्गों से लिमिट का मान सेम आए तो इसका मतलब उस बिंदु पर फलन क्या है? अवकलनीय है। और अवकलनीयता के सवाल भी किए थे 2-3, ठीक है, पिछली क्लास में। तो अभी हमने ये जो मान निकाला है ना भाई, सी आर इक्वेशन, ये तो केवल 2 रूट से आती है, एक तो एक्स के अनुदिश, एक वाई के अनुदिश। तो अभी केवल 2 मार्गों से मान सेम हुआ है मूल बिंदु पर अवकलनीय का होने का जो प्रतिबंध है, या मूल बिंदु पे अवकलनीयता की यदि जांच करें तो वो केवल 2 रूट से निकाली है, एक्स और वाई के अनुदिश, और वही सी आर इक्वेशन हो जाती है। अभी इन रूट्स को चेक करना बाकी है, ठीक है। तो अब वही काम कर रहा हूँ मैं कि अब माना डेल्टा जेड 0 की ओर, y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश, कि ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, इसके अनुदिश डेल्टा जेड 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। देखो ये जो लाइन है वो 0 0 से जाएगी ना भाई, मूल बिंदु पे पहुंचना है, इस लाइन के जरिए पहुंच सकते हैं ना मूल बिंदु पे। ये मूल बिंदु से गुजरेगी, रख के देख लो 0 0, ठीक है, संतुष्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये जाएगी मूल बिंदु से, तो इस लाइन के जरिए आ सकते हैं मूल बिंदु पे। तो ये एक रूट है मूल बिंदु तक आने का। तो कोई सा भी रूट हो, वैल्यू सेम आनी चाहिए अवकलज की। तो अब मैं निकालूंगा मूल बिंदु पर ठीक है एफ डैश 0, ये चाहिए मेरे को मूल बिंदु पर। अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं ना, तो देखो चूंकि एफ डैश जेड का सूत्र लिखवाया था आपको, क्या था कि लिमिट डेल्टा जेड, ठीक है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है, या यूं लिख लिया मूल बिंदु पर अवकलनीयता की जांच। ये काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एफ डैश जेड का फॉर्मूला था ये, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं हम। जो भी बिंदु पे निकालना है आपको जेड की जगह पुट कर दो। तो मेरे को चाहिए मूल बिंदु पर, तो मतलब जेड इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो यहाँ रख दिया जेड इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एफ डैश 0, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड की जगह 0 रखा तो ये मिला डेल्टा जेड, जेड की जगह 0 तो एफ 0, जेड की जगह 0, ठीक है, अपॉन में डेल्टा जेड आ ही जाएगा। तो जहाँ जहाँ जेड था वहाँ 0 रख दिया, क्योंकि मूल बिंदु पे चेक करना है भाई, तो मूल बिंदु मतलब जेड बराबर 0, तो जहाँ जहाँ जेड था वहाँ 0 रख दिया। तो यहाँ डेल्टा जेड बचा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ डेल्टा जेड बचा, ठीक है। और अब ध्यान दो, चूंकि इस रूट के अनुदिश बढ़ रहे हैं तो जेड होता है x प्लस आयोटा वाई, y बराबर एम एक्स, तो y की जगह रख दिया एम एक्स, और मेरे को चाहिए डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड हो जाएगा डेल्टा x प्लस आयोटा एम डेल्टा x। क्लियर, ध्यान रहे भाई। तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस आयोटा एम डेल्टा x, y बराबर एम एक्स के अनुदिश जा रहे हैं तो y की जगह एम एक्स रख दिया, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, तो डेल्टा जेड 0 की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है, डेल्टा x 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब यदि मैं मान रखूँ तो लिमिट डेल्टा जेड की जगह रख दूंगा डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्योंकि डेल्टा जेड 0 होगा, कब होगा, जब डेल्टा x 0 हो। एफ डेल्टा जेड, तो एफ डेल्टा जेड की जगह रख दो ये डेल्टा x प्लस आयोटा एम डेल्टा x, एफ जीरो का मान निकालो भाई, ये रहा एफ जेड, ये रहा एफ जेड, ठीक है। तो देखो यहाँ से निकालो एफ 0 का मान,
तो इधर समझें, z बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, z बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई। z की जगह रख दिया मैंने 0, तो इसका मतलब x भी 0 है और y भी 0 है। अरे 0 क्या है एक्चुअल में, 0 का मतलब है 0 प्लस आयोटा 0, इस तरीके से 0 को लिखेंगे क्या, 0 प्लस आयोटा 0 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो z बराबर 0 का मतलब है 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो x भी 0 y भी 0, यह आपको पता होना चाहिए, मूल बिंदु पे x और y दोनों क्या हो जाते हैं, 0। तो z बराबर 0, तो इसका मतलब x भी 0 y भी 0, और 0 से गुणा करोगे तो ओवरऑल वैल्यू 0, ठीक है। अपॉन में डेल्टा z का मतलब डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा x, ये रहा डेल्टा z, डेल्टा x प्लस आयोटा m डेल्टा x, सॉरी, तो m डेल्टा x। तो ध्यान रहे क्या किया है, ये अवकलनीयता का सूत्र है, 0 पे चेक करना है तो z की जगह 0 रखा है, फिर डेल्टा z, तो z होता है x प्लस आयोटा y, तो डेल्टा z हो जाएगा, वो सॉरी y का मान था फिर mx, तो y का मान mx रखा, और फिर डेल्टा z, तो दोनों तरफ डेल्टा, तो डेल्टा x प्लस आयोटा m डेल्टा x। अब जहाँ जहाँ डेल्टा z है वहाँ वहाँ रख दिया, ठीक है, डेल्टा x प्लस आयोटा m डेल्टा x। और अब इससे आगे देखें, इससे आगे क्या कर सकते हैं, अब फंक्शन की वैल्यू निकालो आप। तो देखो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये चाहिए मेरे को डेल्टा x प्लस आयोटा m डेल्टा x। तो देखो यहाँ से निकाल लो, तो x की जगह तो डेल्टा x है एक तरीके से, तो अंडर रूट ऑफ x की जगह तो डेल्टा x है, और y की जगह क्या है भाई, y था mx, ठीक है। तो डेल्टा की फॉर्म में लिख रहे हैं कि आप यूँ समझो कि जैसे ये fz था ना, तो मेरे को चाहिए था एक्चुअल में f डेल्टा z, तो यहाँ z की जगह डेल्टा z रखूँगा, तो यहाँ आ जाएगा रूट x की जगह डेल्टा x, y की जगह डेल्टा y, ठीक है। इस तरीके से कि मेरे को f डेल्टा z चाहिए था कुल मिला के, वो बात अलग है कि मैंने मान रख दिया पहले ही। तो f डेल्टा z, तो यहाँ जाएगा डेल्टा x डेल्टा y, और फिर उसमें भी प्रतिबंध लग गया, y बराबर mx, तो y तो डेल्टा y, तो यहाँ डेल्टा y करोगे तो m डेल्टा x, तो कुल मिला के ये वैल्यू मिलेगी, देखो डेल्टा x इंटू m डेल्टा x, और ये 0 है ही, और नीचे क्या चल रहा है, डेल्टा x प्लस आयोटा m डेल्टा x। तो दोबारा समझ ले मान कैसे निकाला है कि z था, डेल्टा z रखोगे तो डेल्टा x डेल्टा y, डेल्टा x डेल्टा y। अब किस रूट के अलोंग चाहिए, इस रूट के अलोंग, तो डेल्टा y की जगह क्या जाएगा, m डेल्टा x, तो यहाँ डेल्टा y की जगह m डेल्टा x, तो m डेल्टा x, और 0 पे मान अभी भी हमने निकाला ही था, 0 था, और ये एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे। और अब इससे आगे सोल्व करें तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x इंटू डेल्टा x, डेल्टा x का होल स्क्वायर, और वो स्क्वायर इस अंडर रूट से हट जाएगा, तो बाहर केवल डेल्टा x ही आ पाएगा, और अंदर बच गया मोड m अपॉन, यहाँ से भी डेल्टा x कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 प्लस आयोटा m। तो ध्यान दे, अंदर डेल्टा x गुणा डेल्टा x, तो डेल्टा x का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से हट गया, तो बाहर केवल डेल्टा x ही आया, नीचे से भी डेल्टा x कॉमन ले लिया, तो कुल मिला के डेल्टा x से डेल्टा x कट गया, और जब डेल्टा x ही कट गया तो लिमिट भी तो डेल्टा x पे ही लग रही थी, तो लिमिट भी हट जाएगी, तो कुल मिला के इस लिमिट की वैल्यू आई अंडर रूट मोड m अपॉन 1 प्लस आयोटा m। तो ये मान आया है f डैश 0 का, ठीक है। अब इस मान को देखो आप, मैंने बताया था यदि फंक्शन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो ये जो f डैश 0 है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इसका मान किसी भी रूट से निकालें हम, हमेशा सेम आना चाहिए। तो अभी ये भी आपने CR इक्वेशन निकाली थी, जो कि एक्चुअल में y अक्ष के अलोंग और x अक्ष के अलोंग f डैश 0 का मान होता है। तो वहाँ तो आ रहा था 0, और यहाँ आ रहा है ये मोड m अपॉन 1 प्लस आयोटा m। तो अद्वितीय या यूनिक है क्या भाई, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, और जब अवकलनीय ही नहीं है तो विश्लेषिक भी नहीं है। या फिर इसी को आप दूसरे तरीके से यूँ समझ सकते हो कि m पे डिपेंडेंसी आ गई, m पे डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि m पे डिपेंडेंसी आने का मतलब है यदि मैं y इक्वल टू x के अलोंग आऊँगा तो मान अलग आ जाएगा,
y इक्वल टू 2x के अलोंग आऊँगा तो अलग आ जाएगा, y इक्वल टू 3x के अलोंग आऊँगा तो मान अलग आ जाएगा। भाई 2x के अनुदिश आओगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3x के अनुदिश आओगे तो 3 आ जाएगा, m की जगह 4x के अनुदिश आओगे तो 4 आ जाएगा। सारी की सारी रेखाएं या सारे के सारे मार्ग आएंगे मूल बिंदु पे ही। तो जैसे जैसे रास्ता बदल रहे हैं वैसे वैसे मान बदल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अवकलनीयता में हमने बोला था कि रास्ते कितने ही बदल लो, मान नहीं बदलना चाहिए इसका। तो यहाँ तो रास्ता बदलने से मान बदल रहा है, m पे निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब ये अद्वितीय नहीं है, ये एक वैल्यू नहीं है, अनेक मान आ रहे हैं। ठीक है, तो m पे डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, जो कि m पर आश्रित है, तो m पे निर्भर कर रहा है भाई ये। ठीक है, अतः f'0 का मान अद्वितीय नहीं है। तो एक मान आना चाहिए, एक नहीं अनेक मान आ रहे हैं, तो अद्वितीय मान नहीं आ रहा, अतः f z बराबर 0, जिसको भी मूल बिंदु बोलते हैं, पर अवकलनीय नहीं है। और जब अवकलनीय ही नहीं है तो विश्लेषिक भी नहीं है। तो इसके आगे लिख देंगे आप, अतः सिद्ध होता है कि f मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है कि f मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। तो CR इक्वेशन संतुष्ट होने से विश्लेषिक नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CR इक्वेशन केवल x और y के अलोंग ही बात करती है अवकलनीयता की। ठीक है, बाकी रास्तों की तो बात ही नहीं करती। तो जब भी आप सवाल कर रहे हो तो ध्यान रहे m पे डिपेंडेंसी नहीं आए। और यदि मान लो m पे डिपेंडेंसी नहीं आती, इसका मान भी 0 आ जाता, तब भी हम आगे और जांच करते, और भी कई सारे वक्र लेके इस टाइप के। ठीक है ना, हर एक रूट से चेक करते इसको। तो जनरली कई सारे रूट्स पॉसिबल हैं। अब अनंत रास्ते हो सकते हैं, तो अनंत रास्तों से मान निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए या तो क्वेश्चन में पहले ही बोल देते हैं कि सिद्ध करो कि अवकलनीय नहीं है या विश्लेषिक नहीं है। और जब नहीं है तो आपको पता है एक ना एक रास्ता ऐसा होगा जिससे मान अलग आएगा, तो फिर हम वही रास्ता ढूंढते हैं कि किससे मान अलग आएगा। ठीक है, तो अभी आएंगे सवाल आगे से भी। तो अब ध्यान दें, अगला एग्जाम्पल, तो यह एग्जाम्पल नंबर 3.10.9। ठीक है, तो अब अगला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो ध्यान दे क्या है अगला एग्जाम्पल, यह है 3.10.9। ठीक है, प्रदर्शित करिए कि, तो प्रदर्शित करिए कि फलन f(z) जो कि आपको परिभाषित करके दिया है x² y पे पावर 5 x प्लस आयोटा y अपॉन x पे पावर 4 y पे पावर 10। ठीक है, जब भी z का मान 0 नहीं है तथा 0 पे मान अलग से दिया है कि f(0) का मान 0 है, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। तो मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि ये विश्लेषिक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट है। जबकि इस बिंदु पर, ठीक है, कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट है। तो वापस से वही क्वेश्चन है कि कौशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट हो रही है लेकिन फिर भी विश्लेषिक नहीं है। तो हो सकता है जब हम f'0 की बात करें तो रास्ते बदलने से मान बदल जाए, तो अवकलनीय नहीं होगा, और अवकलनीय नहीं होगा तो विश्लेषिक भी नहीं होगा।
तो ध्यान दे इधर, तो पहले तो एफ जेड निकाल लेता हूँ मैं कि एफ जेड बराबर है एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 5 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि u और v चाहिए ना, कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करवाएंगे ना भाई। हाँ भाई, तो गुणा करो इसको। तो देखो एफ जेड को क्या लिखते हैं हम, u प्लस आयोटा v, तो एफ जेड को लिखते हैं u प्लस आयोटा v। तो x के साथ गुणा करो, तो ध्यान दे इधर, समझ ले भाई, एक्स स्क्वायर और x ये हो जाएगा एक्स क्यूब y पे पावर 5, और इसका भाग अलग से दे दो, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 10 का, प्लस तो एक्स स्क्वायर और x हो गया एक्स क्यूब y पे पावर 5, इसका अलग से भाग दे दिया, और जो आयोटा के साथ में उसके साथ में अलग से भाग दे देंगे, तो प्लस में आयोटा y है तो y का गुणा होगा इसके साथ में, तो जब y का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर y पे घात 5 और 1 6 अपॉन x पे पावर 4 y पे पावर 10। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या किया है, ध्यान दे, हमें समझे इधर कि इस x का गुणा किया है तो एक्स स्क्वायर और x हो गया एक्स क्यूब, और y पे पावर 5 ऐसे कैसे, इसका अलग से भाग दे दिया, फिर आयोटा तो है ही साथ में, y का गुणा करवा दिया यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर और y पे पावर 6 अपॉन में ही आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब तुलना कर लो वास्तविक और काल्पनिक भागों की। तो वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लें भाई। ठीक है, तो वास्तविक भाग की तुलना करोगे तो u आ जाएगा, ये रहा जो बिना आयोटा के है, एक्स क्यूब वाई पे पावर 5 एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 10, और काल्पनिक भागों की तुलना करोगे तो v आ जाएगा, जो कि ये रहा वाई एक्स स्क्वायर वाई पे घात 6 एक्स पे घात 4 वाई पे घात 10। ठीक है, तो ये आगे u और v, कि जो बिना आयोटा वाला है वो हो जाएगा u, और जो आयोटा के साथ में है भाई वो हो जाएगा v, तो ये uv। और अब वापस से वही CR इक्वेशन। अब देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, चूंकि f0 दिया हुआ है 0, ठीक है ना भाई, यहाँ अलग से दिया हुआ है f0 डिफाइन करके, f0 बराबर 0, ध्यान रहे, ठीक है ना, f0 बराबर 0 दिया हुआ है अलग से। f0 f क्या होता है एक्चुअल में, u प्लस आयोटा v, यही होता है f। और भी जनरल फॉर्म में लिखूं तो f को यूँ लिखते हैं u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई, और ये 0। अब 0 पे दिया हुआ है भाई एफ जेड, तो एफ जेड को यूँ लिखते हैं u एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा v एक्स कोमा वाई। मान दिया हुआ है 0 पे, 0 मतलब मूल बिंदु पे, तो मूल बिंदु पे x भी 0 हो जाया करता है, y भी 0 हो जाया करता है, तो यूँ लिखेंगे इसका कि f0 का मतलब क्या है, u 0,0 आयोटा v 0,0, कि 0,0 पे मान दिया है। ठीक है, तो अब इस 0 को आप लिखना चाहो तो यूँ लिख लो 0 प्लस आयोटा इंटू 0, फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, सम्मिश्र रूप में लिख दिया इसको भी। तो अब देखो 0 0 पे u का मान क्या है, वास्तविक भाग की तुलना करोगे तो 0, और v का मान क्या है 0। ठीक है, तो 0 0 पे u और v भी 0 हैं, क्यों, क्योंकि f खुद पूरा का पूरा f ही 0 है, तो जब f ही 0 है तो u v भी 0 ही होंगे। ठीक है, तो ये बात समझाइए मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी अभी जब वापस से CR इक्वेशन निकालोगे। तो अब देखो मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु पर, ठीक है, डेल u अपॉन डेल x, अभी अभी आपको सवाल करवाया है उसमें देख लें आप क्या सूत्र मिला था हमको मूल बिंदु पर डेल u अपॉन डेल x का। ये सूत्र मिला था आपको, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 u डेल्टा x कोमा 0 माइनस u 0,0 अपॉन डेल्टा x, ये सूत्र मिला था। ठीक है, पिछले सवाल में देख लें, पेज पलट के दिख जाएगा, यही था सेम। अच्छा, बुक में ऐसा हो सकता है आपको लिखा हुआ नहीं दिखे, बुक में क्या करते हैं, इस डेल्टा x की जगह x वेरिएबल ही ले लेते हैं, ऐसा ले सकते हैं हम। देखो हर जगह डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x, तो आप डेल्टा x की जगह t भी ले सकते हो, माना डेल्टा x बराबर t, तो t t t तीनों जगह,
या डेल्टा एक्स की जगह एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बुक में कई बार एक्स ही लिख देते हैं कि ये बार बार डेल्टा नहीं लिखना पड़े, तो इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, अपॉन एक्स, इस तरीके से। तो ये एक ही बात है कि डेल्टा एक्स को क्या मान लिया हमने, एक्स, कि ताकि डेल्टा नहीं लिखना पड़े बार बार, तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स था वहाँ वहाँ एक्स रख दिया, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ है भाई। तो अब देखो x u x कोमा 0, तो निकालो u x कोमा 0, कहाँ है u, ये रहा। तो x की जगह तो क्या रखना है, x ही रखना है, y की जगह 0। तो x की जगह तो x ही रखना है, y की जगह 0। तो जैसे ही y की जगह 0 रखा, पूरा का पूरा 0, क्योंकि 0 से गुणा होके 0, 0 में किसी का भी भाग दो 0, ठीक है। तो 0 माइनस u 0 0, u 0 0 पहले से ही 0 है, तो u 0 0 पहले से ही 0 है, अपॉन में x, अपॉन में x। और अब 0 में किसी का भी भाग दो, हमेशा 0 ही आना है। तो कुल मिला के आपको डेल u अपॉन डेल x 0 0 पर क्या मिल रहा है, 0, ठीक है भाई। तो 0 मिला है। इसी तरह बाकी तीनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही मिलेंगे। डेल u अपॉन डेल y यदि मैं निकालता वो भी 0 मिलता, डेल v अपॉन डेल x निकालता वो भी 0 मिलता, और डेल v अपॉन डेल y निकालता तो वो भी 0 मिलता। तो उसका कारण है क्यों मिलता, क्योंकि देखो जब आप डेल u अपॉन डेल x निकाल रहे थे उस टाइम देखो y 0 था। क्यों था, क्योंकि मूल बिंदु y 0, x में चेंज हो रहा था डेल्टा x। यहाँ से समझे कि y तो 0 ही था ना, चेंज तो केवल x में ही हुआ था डेल्टा x। इसी तरीके से जब मैं डेल u अपॉन डेल y निकालता तो यहाँ पे y की जगह तो डेल्टा y होता, लेकिन उस टाइम x 0 होता, और x 0 होने की वजह से जैसे मैं यहाँ 0 रखता ना तो पूरा का पूरा वापस से 0 हो जाता। इसी टाइप से जब मैं v निकालता कि डेल v अपॉन डेल x, अब x है ना तो यहाँ तो डेल्टा x होता, लेकिन ये मूल बिंदु होने की वजह से y की जगह 0 होता, और जैसे ही y की जगह 0 रखते तो ये पूरा का पूरा v 0 हो जाता इस y की वजह से। और सेम जब डेल v अपॉन डेल y निकालते तो y की जगह तो डेल्टा y होता, लेकिन उस टाइम x 0 होता, क्योंकि मूल बिंदु है x की वैल्यू 0, तो x की जगह 0 रखते ये पूरा का पूरा 0 हो जाता, तो इसलिए 0 हो रहा है, ठीक है। कि जब x वाला पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं तो y 0 बना देता है, और जब y वाला निकालना चाह रहे हैं तो x 0 बना दिया करता है, ठीक है। तो इसलिए ये 0 मिल रहे हैं चारों। तो आप देखेंगे तो अगेन यहाँ जो CR इक्वेशन है भाई, कौशी रीमान समीकरण है, डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल x बराबर माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल y, तो वही 0 बराबर 0, ठीक है। तो वापस से संतुष्ट है। तो अतः तो जो एक काम सिद्ध करवा रहा था वो तो हो गया। अतः कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट है। तो कौशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट है, ठीक है। बाकी जो बच गए हैं उनकी बात कर लेते हैं अब, कि कौशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट है लेकिन विश्लेषिक नहीं है। तो वापस से वही कि आप मूल बिंदु पे अवकलज का मान निकालोगे अलग अलग रास्तों से, तो हो सकता है मान चेंज हो रहा हो, रास्ते बदलने से मान बदल रहा हो। तो अब ध्यान दें इससे आगे, अब मैं मूल बिंदु पर अवकलनीयता की जांच कर रहा हूँ। हालांकि दो रास्तों से तो मैं कर चुका पहले ही, मूल बिंदु के एक तो किधर से x और y के अलोंग, ये जो CR इक्वेशन होती है वो x y के अलोंग ही अवकलज निकालती है, तो वो तो 0 मिल रहा है, f' 0। अब कर रहे हैं माना, पहली बात तो मूल बिंदु पे सूत्र क्या बनेगा भाई, f' 0। f' 0 का सूत्र क्या आएगा, अभी पिछले सवाल में बताया है आपको, लिमिट
डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो, एफ डेल्टा जेड माइनस एफ जीरो अपॉन डेल्टा जेड। ये सूत्र आया था मूल बिंदु पर अवकलनीयता का या अवकलज चेक करने का कि एफ डैश जीरो बराबर आया था लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ डेल्टा जेड माइनस एफ जीरो अपॉन डेल्टा जेड। अब बुक में क्या करते हैं, देखो गणना की सुविधा के लिए इस डेल्टा जेड की जगह जेड ही पुट कर लेते हैं कि जेड डेल्टा जेड को कोई नया वेरिएबल ले लो तो जेड ही ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, बार बार डेल्टा नहीं लिखना पड़े। कि माना डेल्टा जेड बराबर जेड या डेल्टा जेड को टी ले सकते हैं, एल ले सकते हैं, ठीक है, जो भी सिंबल आप लेना चाहो, तो बुक में जेड ही ले लेते हैं वापस ताकि गणना की सुविधा हो जाए, थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो। तो डेल्टा जेड की जगह जेड ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जेड की जगह जेड पुट कर रहे हो तो हर जगह करो तो ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो ये एक तरीके से एफ डैश जीरो का सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसमें मान रखो, तो यहाँ पे मान रख रहा हूँ मैं लिमिट जेड टेंड्स टू ज़ीरो, ये रहा एफ जेड, उठा के रख दो एफ जेड की जगह। तो एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 10 माइनस एफ जीरो आपको गिवन है 0, तो माइनस एफ जीरो गिवन है 0 अपॉन जेड, तो जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। जेड का मान होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो एफ जेड का मान रख दिया, माइनस एफ जीरो, तो एफ जीरो की जगह 0 रख दिया, अपॉन जेड का मान रख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, जो मान होता है जेड का। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में यदि आप देखो तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई से एक्स प्लस आयोटा वाई तो कैंसिल, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब जेड टेंड्स टू ज़ीरो कई बार बता चुका हूँ, ये भी जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब है एक्स टेंड्स टू ज़ीरो वाई टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ जेड टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब है एक्स टेंड्स टू ज़ीरो वाई टेंड्स टू ज़ीरो, और ये एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 5 अपॉन एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 10, ये एक्सप्रेशन बचा इतना सा केवल, ठीक है। ध्यान रहे कि एक्स प्लस आयोटा वाई से एक्स प्लस आयोटा वाई कैंसिल हो गया, ये पहले से ही 0 था, तो एक्स स्क्वायर वाई 5 अपॉन एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 10, ये एक्सप्रेशन बचा है, ठीक है। दो रास्तों की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ सीआर इक्वेशन में ही कि एक्स के अलोंग वाई के अलोंग, और उनसे मान सेम आ रहा था 0 0, और वो संतुष्ट भी हो रही थी, ठीक है। अब तीसरा रास्ता जो मैंने आपको बताया था, माना जेड 0 की ओर y बराबर mx के अनुदिश अग्रसर है, कि y बराबर mx के अनुदिश अग्रसर है, ठीक है। तो y की जगह mx रख देंगे, तो अब y की जगह तो मान रख दिया, तो यहाँ केवल x टेंड्स टू 0 रख रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ y की जगह mx रखोगे भी ना भी, तो m x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 पहले से ये देखो यहाँ x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है ही, y की जगह भी mx रख दिया, तो mx टेंड्स टू 0, m तो कोई नंबर है वो तो 0 में चला जाएगा, तो इसका मतलब भी यही है x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार x टेंड्स टू 0। हाँ, यहाँ रखो y की जगह, तो x स्क्वायर mx पे पावर 5 अपॉन x पे पावर 4 प्लस y की जगह mx उस पे पावर 10, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपको y दिख रहा है वहाँ mx रख दो, तो यहाँ पे mx रख दिया, यहाँ पे mx, यहाँ इसलिए नहीं रखा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना x टेंड्स टू 0, तो वो नीचे भी x टेंड्स टू 0 ही आता, तो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान दें इससे आगे, तो अब आप देखें यदि तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भाई, तो आप देखेंगे तो कॉमन दिखेगा कि पावर x पे पावर 5 और x पे पावर 2, तो 5 और 2 7, तो x पे पावर 7 और m पे पावर 5 साथ में, अपॉन x पे पावर 4 और x पे पावर 10, तो नीचे से कॉमन आ रहा है x पे पावर 4, यहाँ बचा 1 प्लस m पे पावर 10, तो 1 प्लस m पे पावर 10, इस तरीके से। तो ऊपर 7 पावर है, नीचे 4 पावर है, तो ऊपर 3 पावर बच जाएगी, साथ में से 4 गया तो 3, और नीचे बच गया 1 प्लस m पे पावर 10। और अब लिमिट अप्लाई करो कि कैलकुलेशन हो गई हमारी, अब लिमिट अप्लाई कर दो x की जगह 0,
और जैसे ही आप यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 m से गुणा होकर 0 ही हो जाएगा, यहाँ 1 है और m पे पावर 10 और एक और आएगा, x पे पावर 10 था ना भाई, तो 4 ही तो कॉमन लिया था, 6 आएगा यहाँ, ठीक है, x पे पावर 6, x पे पावर 6, ठीक है, ध्यान रहे कि x पे पावर 4 ही तो कॉमन निकाला था, तो x पे पावर 6 तो बचेगा यहाँ। तो 7 में से 4 गए थे 3, m पे पावर 5 था ही, 1 प्लस m पे पावर 10, x पे पावर 6, x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 m पे पावर 5 से मल्टीप्लाई होके 0, ठीक है, 1 प्लस m पे पावर 10, x की जगह 0 रख देंगे तो कुल मिला के क्या आया देखो 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ध्यान रहे। तो अब मैंने y बराबर mx के अनुदिश भी निकाल लिया, लेकिन अभी भी 0 ही आ रहा है। तो आपने देखा कौशी रीमान समीकरणों से भी 0 ही आया था, y बराबर mx से भी 0 ही आ रहा है। तो अभी तक तो रास्ते बदल के देख लिए, लेकिन मान नहीं बदल रहा, सेम चल रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि विश्लेषिक नहीं है, ठीक है कि नहीं है, और विश्लेषिक नहीं है तो अधिकतर बार यही होता है कि अवकलनीय नहीं है। तो अब और कोई रास्ता देखेंगे, ठीक है, क्योंकि f'0 का मान अलग आना चाहिए ताकि यह अवकलनीय नहीं हो और फिर हम बोल सकें कि विश्लेषिक नहीं है। तो देखो ये जेड प्लेन था एक्स वाई, मूल बिंदु पे चेक करना था, मैंने x के अलोंग निकाल के देख लिया 0 आया, मैंने y के अलोंग भी निकाल के देख लिया 0 आया, और जितने भी y बराबर mx वाले रास्ते थे m पे डिपेंडेंसी नहीं है इसमें, किसी से भी निकालो 0 ही आ रहा है हर बार। तो अब कोई स्पेशल वक्र, ठीक है, कि अधिकतर ऐसे सवालों में होता क्या है कि किसी स्पेशल वक्र को कंसिडर करते हैं और उसके अलोंग मान अलग आ जाता है f'0 का, ठीक है, कि जब क्वेश्चन में बोल दिया कि विश्लेषिक नहीं है तो विश्लेषिक नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है अधिकतर बार कि अवकलनीय नहीं होता वो उस पॉइंट पे, ठीक है, अधिकतर सवालों में ऐसा ही होता है। तो अब अवकलनीय नहीं के बारे में यदि एक बार सोच के देखें कि मैं, वो बात की बात है कि अवकलनीय होगा नहीं होगा, यदि मैं करना चाहूँ कि मान लो कि मैं ये सिद्ध करना चाहूँ कि अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस मान को अलग लाना पड़ेगा 0 के अलावा और कुछ, ठीक है, कि मान 0 के अलावा और कुछ आए अब किसी रास्ते से। तो 0 के अलावा और कुछ कब आ सकता है, देखो ये मान 0 आया क्यों, ये मान 0 इसलिए आया क्योंकि ऊपर x बच गया, x³ बच रहा था ऊपर, और इस x की जगह जैसे ही 0 रखा तो 0 में किसी का भी भाग दो 0, तो कुल मिला के ये x³ बचना नहीं चाहिए। और ये x³ बचा क्यों, क्योंकि ऊपर पावर थी 7 और नीचे पावर थी 4, यही था। तो यदि ऊपर और नीचे सेम पावर होती तो ये पावर 4 से पावर 4 कट जाती, m बचता, और m यदि बचता तो m पे डिपेंडेंसी आ जाती, ठीक है कि नहीं। तो ये नीचे पावर 4 ही थी। तो यदि हम कोई ऐसा वक्र लें कि ऊपर भी पावर 4 ही बने और 4 से 4 कट जाए, तो हो सकता है मान अलग आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा करके देख रहे हैं कि देखें मान अलग लाना चाह रहे हैं कि f'0 का मान कुछ अलग आ सकता है क्या, तो उसके लिए तो देखो मैंने y बराबर mx कंसीडर किया था, तो जब मैंने y बराबर mx कंसीडर किया, ठीक है, तो ओवरऑल क्वेश्चन में था क्या कि x² था, y 5 था, नीचे x4 था ऑलरेडी, तो नीचे x4 था ऊपर स्क्वायर था। यहाँ y की जगह जब मैंने mx रखा तब जाके ये x पे पावर 5 आया, 5 और 2 जुड़ के 7 हुए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 7 नहीं चाहिए मेरे को, मैं मान अलग लाना चाह रहा हूँ एक तरीके से, तो मेरे को 7 नहीं चाहिए, मेरे को तो 4 ही चाहिए। तो 4 तो कब आता, जब ये मैं इस y पे पावर 5 की जगह x² ही रखता, क्योंकि उस टाइम 2 और 2 जुड़ के 4 ही होते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को 4 कब मिलता, जब मैं y 5 की जगह x² ही रखता। इस तरीके से यदि मैं कुछ करता, तो अब यदि मैं ऐसा करता तो यहाँ x² ही आता, 2 और 2 4 ही होता, नीचे भी 4 ही था, तो वो 4 से 4 कट जाता है भाई। तो इस वाले रूट को लगा के देखते हैं, देखें कि इससे मान अलग मिल सकता है क्या। और ये जो वक्र हमने कंसिडर किया है ये मूल बिंदु से गुजरना भी चाहिए, क्योंकि हम जा किसकी तरफ रहे हैं, शून्य की ओर, मूल बिंदु की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मूल बिंदु से गुजरेगा क्या, रख के देखो इसमें 0 0 0 0 तो संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब गुजरेगा मूल बिंदु से। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं कि कोई भी स्पेशल वक्र कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा वक्र लेना है। तो आप देखो ऊपर कितनी पावर बच गई थी, तो कम से कम कॉमन क्या आया था, पावर 4। यहाँ पावर 4 से ज़्यादा कॉमन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके पास x पे पावर 4 ही है,
ठीक है। तो पावर 4 से ज़्यादा घात यदि आप कॉमन लेना चाहोगे ना कभी नहीं आएगी, तो इसलिए पावर 4 है तो ऊपर भी पावर 4 ही बननी चाहिए। ये दो तो पहले से है, रखेंगे तो y की जगह ही, y बराबर mx, y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, y की जगह ही तो रखेंगे। तो y की जगह कौन सा वक्र रखेंगे, y बराबर एक्स क्यूब रखेंगे, y बराबर x पे पावर 4 रखेंगे, या फिर y बराबर x रखेंगे, या y क्यूब बराबर x रखेंगे। सब मूल बिंदु से जा रहे हैं, 0 0 सबको संतुष्ट कर रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम थोड़ा अलग मान लाना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई दूसरा रास्ता लूँ तो मान लगा सकता है क्या। तो y5 मेरे को चाहिए ओवरऑल पावर 4 ही, तो इसका मतलब y5 की जगह एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो y5 की जगह एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, तब हो सकता है पावर 4 से पावर 4 कट जाए। तो ऐसे पता चलता है कि कोई भी वक्र कैसे कंसीडर करेंगे। तो अब उस रूट की बात करता हूँ मैं, ठीक है, कि देखें उससे मान क्या आता है। तो अब ध्यान दें, इसकी जगह वैल्यू पुट करी थी हमने, तो मिटा दिया मैंने वापस से, कोई नहीं वापस लिख लेते हैं। ये था लिमिट z टेंड्स टू 0, एफ जेड का मान रखा था एक्स स्क्वायर y5 x प्लस आयोटा y अपॉन x पे पावर 4 y पे पावर 10, f0 था 0 अपॉन में z की जगह रख दिया था x प्लस आयोटा y, ये कट गया था x प्लस आयोटा y से x प्लस आयोटा y, ठीक है। और फिर केवल इतना सा बचा था, लिमिट z टेंड्स टू 0 का मतलब था x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, यह आया था एक्स स्क्वायर y पे पावर 5 x पे पावर 4 y पे पावर 10, इस तरीके से आया था ये, ठीक है। और अब मैं ले रहा हूँ, माना z 0 की ओर, अब देखो कौन सा वक्र था वो, y5 बराबर एक्स स्क्वायर के अनुदिश अग्रसर है, ठीक है। इस वक्र की बात कर रहे हैं हम, या इस रूट की बात कर रहे हैं। ये कोई वक्र हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, कैसा भी वक्र हो सकता है कि इसके अनुदिश अग्रसर है, कि इस वक्र के अनुदिश अग्रसर है y5 बराबर एक्स स्क्वायर के अनुदिश। तो कोई कर्व है ये, तो एक्चुअल ज्योमेट्री तो कर्व ट्रेसिंग से पता लगेगी जब इसका वक्र खींच के देखें, ठीक है। हमने मान लिया कि हाँ इसी तरीके का कोई वक्र है, ठीक है, कि जो मूल बिंदु की तरफ आ रहा है। तो रखो y5 की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा लिमिट, अब x टेंड्स टू 0, ठीक है, क्योंकि y का तो मान रख दिया तो केवल x टेंड्स टू 0, y5 की जगह रखा है एक्स स्क्वायर, तो y5 की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ x पे पावर 4 ऐसे कैसे रहेगा, y10, तो देखो ये जो y10 था y5 की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रखा है, तो ये x पे पावर 4 हो जाएगा क्या, y10 का मान। देखो y5 बराबर एक्स स्क्वायर था, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो यहाँ यदि आप वर्क करोगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ वर्क करोगे तो 4, तो y10 का मान क्या आएगा, x4। तो ये तो रखा है y10 x4, ठीक है ना भाई। y5 को एक्स स्क्वायर लिया था, दोनों तरफ वर्क करो तो यहाँ तो 10 हो जाएगा, और यहाँ 4, तो y10 y पे पावर 10 की जगह x पे पावर 4। और अब देखें आप, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी x पे पावर 4, x पे पावर 4, x पे पावर 4, तो 2x पे पावर 4। और अब यदि आप देखो तो ये कट गया भाई, x पे पावर 4 से x पे पावर 4 कट गया, और जैसे ही x पे पावर 4 से x पे पावर 4 कटा, तो x लिमिट भी x पे ही लग रही थी, x ही नहीं बचा तो लिमिट भी नहीं बचेगी, तो केवल 1/2 आंसर आया। तो अब की बार आया है f'0 का मान, और अब आप देख सकते हैं f'0 का मान अलग आ गया, इतनी देर 0 आ रहा था, अब 1/2 आ गया। तो जैसे ही हमने रास्ता बदला मान बदल गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो रास्ता बदलने से मान बदल जाए तो इसका मतलब अवकलनीय नहीं है। तो अतः f'0 का मान अद्वितीय नहीं है, बदल गया, केवल एक मान नहीं मिल रहा। अतः f z बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अतः f z बराबर 0, जिसको कि मूल बिंदु बोलते हैं, पर विश्लेषिक नहीं है। तो इस तरीके से, तो ये भी विश्लेषिक नहीं है भाई 0 पर। तो जब भी y बराबर mx से भी आंसर आपका सेम आए, लेकिन फिर भी ट्यूशन में बोला हुआ हो कि विश्लेषिक नहीं है, तो इसका मतलब
हो सकता है उस बिंदु पर यह अवकलनीय नहीं हो, तो कोई स्पेशल टाइप का वक्र कंसीडर करके देखें। और वो स्पेशल टाइप का वक्र कैसे पता लगता है वो मैंने आपको सिखाया अभी, कि आप देखेंगे ऊपर नीचे से x को हटा के हम कैसे कोई नया मान ला सकते हैं, तो उसके लिए एक बार एफर्ट करें, ठीक है, उस तरीके से। तो नोट करें फिर इससे अगला। तो ध्यान दे भाई, क्या है, तो क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल है 3.10.10 कि एफ जेड बराबर ई टू दी पावर माइनस जेड माइनस 4, ठीक है, जेड नॉट इक्वल्स टू 0, एफ 0 बराबर 0 द्वारा परिभाषित है, जेड बराबर 0 पर, तो इस तरीके से डिफाइन है, द्वारा परिभाषित है, वह जेड बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है कि जेड बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है, जबकि कौशी रीमान समीकरण इस बिंदु पर संतुष्ट है। तो सेम उसी टाइप का सवाल है कि कौशी और रीमान समीकरण ने संतुष्ट है लेकिन फिर भी विश्लेषिक नहीं है। तो अब देखो, पहली बात तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी थोड़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए पहले तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि कौशी रीमान समीकरण आपको संतुष्ट करवानी है, ठीक है। तो कौशी रीमान समीकरण यदि आपको संतुष्ट करवानी है तो आपको u और v चाहिए, और यदि u और v चाहिए तो पहले इस एफ जेड को u प्लस आयोटा v की फॉर्म में भी तो लिखना पड़ेगा। तो अभी ये u प्लस आयोटा v की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए मैं पहले u प्लस आयोटा v की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको डिस्कस कर रहा हूँ z पे पावर -4 को, तो z पे पावर -4 ये होता है एक्चुअल में 1/z पे पावर 4। तो कैलकुलेशन देखते जाना भाई ढंग से, 1/z पे पावर 4, z की जगह रख दिया x प्लस आयोटा y पावर 4। और मैंने आपको पहले बताया है आयोटा को हम कभी भी नीचे नहीं रखते, तो गलती से नीचे आ भी जाए तो संयुग्मी से गुणा भाग कर लेते हैं और ऊपर भेज देते हैं। तो x प्लस आयोटा y का संयुग्मी होगा x माइनस आयोटा y पावर 4, क्योंकि इस पर भी पावर 4 है। तो x प्लस आयोटा y पे पावर 4, x माइनस आयोटा y पे पावर 4, ठीक है, इस तरीके से। और अब ध्यान दें, ये जो x माइनस आयोटा y पे पावर 4 है, ठीक है भाई, इसको समझो, इसका क्या करेंगे अब, x माइनस आयोटा y पे पावर 4। तो पावर 4 का फॉर्मूला ओपन करो, सूत्र खोलो पावर 4 का।
तो द्विपद प्रमेय से प्रसार, तो पावर 4 का सूत्र होता है a पे पावर 4 प्लस में 4 a क्यूब b प्लस में 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4 a b क्यूब और प्लस में b पे पावर 4। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो a माइनस बी, ठीक है, या यूँ समझ लो a प्लस बी होल पावर 4, तो b की जगह माइनस आयोटा y है और a की जगह x है, इस तरीके से। तो a पे पावर 4 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b पे पावर 4। तो a की जगह x, b की जगह माइनस आयोटा y, ध्यान रहे भाई। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इन दोनों पे होल पावर चल रही है 4, होल पावर 4 है। अब देखो ऊपर क्या होगा, वापस से x पे पावर 4 प्लस नहीं माइनस, तो आ जाएगा माइनस में माइनस 4x क्यूब आयोटा y, ये माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस में 6x स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस का क्यूब माइनस, तो माइनस 4x आयोटा का क्यूब y का क्यूब, और यहाँ आयोटा पे पावर 4 y पे पावर 4 अपॉन, देखो यहाँ रखो आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पे पावर 4। ध्यान रहे भाई, आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर 4, ठीक है। अब ऊपर मान रख रहा हूँ मैं x पे पावर 4 माइनस 4x क्यूब आयोटा y, ये आयोटा स्क्वायर भी था इसके साथ में, तो लिख लें यहाँ आयोटा स्क्वायर भी था भाई, ठीक है ना, x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर था ये। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये -1, तो माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर। आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ध्यान रहे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, आयोटा 4 का मान 1, तो आयोटा 4 की जगह 1, ठीक है। और इसके अपॉन में है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल पावर 4, ठीक है। और अब इससे आगे करना चाहें तो ध्यान दें, वास्तविक भाग एक जगह, काल्पनिक भाग एक जगह, तो x पे पावर 4 वास्तविक है, y पे पावर 4 भी वास्तविक है, -6x स्क्वायर y स्क्वायर भी वास्तविक है, -6x स्क्वायर y स्क्वायर भी। काल्पनिक कौन कौन है, आयोटा के साथ में जो है, तो आयोटा के साथ में है 4x क्यूब y और 4x y क्यूब, तो 4x y क्यूब, एक तो ये 4x y क्यूब प्लस का, और ये माइनस का 4x क्यूब y, तो ये काल्पनिक है, ठीक है। और इसके साथ आ जाएगा इनटू में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पे होल पावर -4, क्योंकि इसको ऊपर लेके चले गए ना हर को, तो नीचे पावर 4 थी, ऊपर जाके -4, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वास्तविक और काल्पनिक भाग। अब देखो, अब ये पूरा चल रहा था e पे पावर में, ठीक है, e पे पावर में था, देखो e पे पावर z पे पावर -4 को ही कंसीडर किया था मैंने तो केवल, और e पे पावर में है ये। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एफ जेड की, तो जो एफ जेड क्या था, तो e पे पावर माइनस ऑफ z -4 था, ठीक है, ये था, ध्यान रहे। तो रखो z पे पावर -4 की जगह ये पूरी वैल्यू, तो देखो e को बोल दिया करते हैं हम एक्सपोनेंशियल, ठीक है, क्योंकि ये पावर में लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने एक्सपोनेंशियल लिख दिया। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, e पे पावर और क्या है माइनस ऑफ, तो एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ, और क्या पावर है माइनस में, देखो x पे पावर 4 y पे पावर 4, तो x पे पावर 4 y पे पावर 4 -6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में आयोटा, कॉमन आ सकता है क्या कुछ, देखो आयोटा
4xy कॉमन आ सकता है, तो ले लो कॉमन 4xy। यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के साथ में इसी के साथ में मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4। ठीक है, इस तरीके से ये है भाई, ध्यान रहे। तो ई पे पावर माइनस ऑफ, तो ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आयोटा आयोटा कॉमन ले लिया, 4xy कॉमन ले लिया, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी के इंटू में चल रहा था ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4। ठीक है, इसी के इंटू में। अब इससे आगे तो देखो a है भाई, a प्लस आयोटा b। ठीक है, इस तरीके से समझो इसको। यदि मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा b, तो देखो e पे पावर a प्लस आयोटा b, कि इस पूरे को आप a बोल लो और इसको b बोल लो, ये तो दोनों के ही गुणा में है। ठीक है, दोनों के ही गुणा में था ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया है पहले, फिर गुणा ये लिखा है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट कि एक्सपोनेंशियल के पावर में है। ठीक है, e पे पावर में है। तो देखो a प्लस आयोटा b, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, इसको ये बोल लो एक तरीके से आप, इसको b बोल लो, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं e पे पावर a इंटू ई पे पावर आयोटा b। देखो आधार समान है, गाते जुड़ जाएगी वापस, और अभी वापस से a प्लस आयोटा b मिल जाएगा। सही है, तो a प्लस आयोटा b को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसको जब अलग करेंगे तो इसको यूँ लिखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस, एक पद को अलग कर लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वो एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसके साथ में इसका गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -4। तो ये एक टर्म तो अलग हो गई कि ई पे पावर a, तो एक्सपोनेंशियल माइनस पावर a की मतलब ये टर्म इंटू ये। ठीक है, और अब इसी के मल्टीप्लाई में इंटू, ठीक है, इसी के इंटू में है भाई एक्सपोनेंशियल, माइनस आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आयोटा 4xy वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4, इस तरीके से। ठीक है, तो ई पे पावर a इंटू ई पे पावर आयोटा b, और अब इसी टर्म को आप चाहो तो इस माइनस को अंदर गुणा करवा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो नोट करें पहले यहाँ तक। तो देखो ये आपको इस तरीके से मिलेगा एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ, यहाँ तो माइनस ही रहने दो, एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4, और इसके इंटू में ये था कि एक्सपोनेंशियल, इस माइनस का अंदर गुणा कर दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का, तो 4xy आयोटा। ठीक है, या आयोटा को आगे ही लिख लो, तो आयोटा 4xy, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू आई है, और अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो अब ध्यान दें आगे कि इससे आगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, और अब इधर देखें कि ये जो आयोटा के साथ वाला पद है भाई, कि एक्सपोनेंशियल, ये दिख रहा है आपको, तो इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल, और इसके साथ में माइनस ऑफ एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे होल पावर -4, ठीक है। और इसी के साथ में है, इसी के गुणा में ये डॉट लगा रखा है, इसी के गुणा में है ये टर्म, तो इसी के गुणा में ये टर्म है, क्या है देखो, यह है एक्सपोनेंशियल मतलब ई, तो ई पे पावर आयोटा और इससे आगे वाले को बोलो थीटा, इस पूरे को, तो ई पे पावर आयोटा थीटा पता होना चाहिए आपको क्या होता है ई पे पावर आयोटा थीटा। तो ई पे पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इनटू ई पे पावर आयोटा थीटा कोस थीटा, तो थीटा के अंदर लिख दो ये, ठीक है, कि कोस थीटा, तो थीटा है 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4, ठीक है। तो कोस थीटा प्लस आयोटा, ठीक है, यहां लिख देता हूं प्लस आयोटा साइन थीटा, तो थीटा के साथ में है 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रहे क्या बोल रहा हूं, ई पे पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और अब देखो ये पूरा था क्या एक्चुअल में, ये मैं एफ जेड को सोल्व कर रहा था भाई, आपको याद हो तो एफ जेड था ये पूरा, ठीक है। एफ जेड मतलब u प्लस आयोटा v, तो ध्यान दे भाई एफ जेड को सोल्व करके चल रहे थे, एफ जेड की वैल्यू आई है, ये जो भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है ये किसकी वैल्यू है, एफ जेड की, और एफ जेड हुआ क्या करता है u प्लस आयोटा v, तो u क्या हो जाएगा, वास्तविक और काल्पनिक भागों की जब आप तुलना करोगे, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना से, तो जब आप वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करोगे तो ये u होगा, u होता है बिना आयोटा वाला, तो देखो बिना आयोटा वाला कब आएगा कि ये कोस वाली टर्म जब इस ई पे पावर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो बिना आयोटा का पद आएगा, और जब ये साइन वाली टर्म, आयोटा तो इसी के साथ में है, जब इससे मल्टीप्लाई होगी तब आयोटा वाला पद आएगा, ठीक है भाई। तो ओवरऑल इसके साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जब कोस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब तो बिना आयोटा वाली टर्म, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4 -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, कोस, और उसके अंदर है 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4, ठीक है। तो ये तो आएगा u कि जब कोस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बिना आयोटा वाला पद, और इसी तरीके से v जब साइन वाला पद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा आयोटा के साथ आएगा, तो आयोटा का कंपेयर तो आयोटा से हो जाएगा, तो जो बचा हुआ है वो v, तो v आएगा एक्सपोनेंशियल मतलब e पे पावर माइनस एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4 -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4 इंटू साइन, अब साइन के साथ में वही 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर -4, तो ये आएगी साइन की वैल्यू या v की वैल्यू, तो v आएगा साइन की टर्म्स में, u आएगा कोस की टर्म्स में, ध्यान रहे भाई। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रहे ये u v आएंगे, और अब यदि मैं कौशी रीमान समीकरण निकालूं तो देखो डेल u अपॉन डेल x एट 0 0, मैंने अभी अभी पिछले सवाल में आपको सूत्र बताया था इसका, क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 u x, 0 माइनस u 0 0 अपॉन x। एक्चुअल में तो जो फॉर्मूला था उसमें डेल्टा x था, यहाँ डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x, लेकिन मैंने बताया था गणना की सुविधा के लिए आप डेल्टा x को x मान लो, और ये सूत्र बन गया था। नहीं पता है पीछे पेज पलट के देखो दिख जाएगा,
ठीक है। तो ये फॉर्मूला था मूल बिंदु पर डेल यू अपॉन डेल एक्स का। अब इसमें मान रखना है, तो देखो मान रख रहा हूँ भाई। अब इधर समझ लेना मान कैसे रखेंगे। ये रहा u, तो देखो y का मान 0 है भाई। तो जैसे ही y की जगह 0 रखोगे तो कौन कौन से पद खत्म हो जाएंगे। y की जगह 0 रखने से ये पद खत्म, ध्यान दे भाई इधर, y की जगह 0 रखने से ये पद खत्म, y की जगह 0 रखने से ये पद भी खत्म, y की जगह 0 रखो ये पद खत्म हो जाएगा, y की जगह 0 रखो ये पद भी खत्म हो जाएगा, और ये y की जगह 0 रखते ही ये पद भी खत्म। तो जैसे जैसे आप ux, 0 तो x की जगह तो x ही रखना है, y की जगह 0, तो देखो y की जगह 0 रखा तो ये पूरा ही 0 से गुणा हो गया 0, और cos 0 का मान हो जाता है 1, ठीक है ना भाई। y की जगह 0 रखते हैं ये पूरा 0 और cos 0 का मान 1, तो यहाँ तो 1 है तो इसकी टेंशन नहीं है। आ जाओ इस पे कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो x पे पावर 4 और x पे पावर 4 दूनी -8, तो माइनस का 8 और प्लस का 4, तो इसका मतलब माइनस का 4। ध्यान रहे क्या बोल रहा हूँ, 4 दूनी 8 माइनस का और प्लस का 4, तो माइनस का 8 और प्लस का 4, ये बचेगा माइनस का 4, और e टू दी पावर माइनस पहले से ही चल रहा है तो e टू दी पावर माइनस, ठीक है। u 0 0, f 0 कितना है 0, और अभी पिछले सवाल में बताया था आपको यदि f 0 0 है तो u 0 भी 0 ही होगा, v 0 भी 0 ही होगा, तो u 0 भी 0 ही अपॉन में x, ठीक है। इस तरीके से भाई, तो ये मान आया है इसका, और इसी को ही मैं आगे सोल्व करके यूँ लिख सकता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। अब देखो ये पावर माइनस की है, तो इस माइनस की पावर का मतलब है ये जो x पे पावर -4 है, इसका मतलब क्या है 1/x पे पावर 4, तो इसका मतलब ये है, उधर लिख लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या है पहले तो वो समझो, कि इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x पे पावर -4 है तो इसका मतलब है 1/x पे पावर 4, ये तो 0 है ही, अपॉन में x है ही। आ गई बात समझ में कि x पे पावर -4 का मतलब है 1/x पे पावर 4, ठीक है। और अब e पे पावर माइनस, तो ये e पे पावर माइनस यदि नीचे आएगी तो e पे पावर प्लस, तो ये इस तरीके से आएगी भाई 1/x e पे पावर 1/x पे पावर 4, तो ये लिमिट है, ध्यान दें एक बार। तो ओवरऑल हुआ क्या था, y की जगह 0 रखा था तो y 0 रखने से ये पूरा 0 हो गया, cos 0 का मान 1, इसकी टेंशन नहीं थी। ये टर्म 0 हो गई थी y की जगह 0 रखने से, ये टर्म 0 हो गई थी, ये टर्म 0 हो गई थी, तो यहाँ बचा था 4 दूनी 8 माइनस का x पे पावर -8, यहाँ बचा था प्लस का 4, तो 4 और -8 -4, ये माइनस एज इट इज़, x पे पावर -4 को लिखेंगे 1/x पे पावर 4, और इस माइनस को नीचे ले आएंगे तो प्लस का, तो ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है, ध्यान रहे। और अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ध्यान दें, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यदि सोल्व करें आगे, ठीक है ना भाई, तो इस e पे पावर का एक्सपेंशन कर दो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, e पे पावर का क्या कर दो, एक्सपेंशन। तो देखो डेल u अपॉन डेल x निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, 0 पे, तो अब प्रसार कर रहा हूं मैं भाई 1/x, ऐसे कैसे है, ध्यान रख लें। e पे पावर का एक्सपेंशन ये मान के चल रहे हैं आपको आता है, नहीं आता है तो आप जितने भी एक्सपेंशन है सब याद कर लें, साइन x कोस x काम में आते रहते हैं, सेकेंड ईयर में भी लिखवाए थे। e पे पावर 1/x पे पावर 4, तो e पे पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आगे तक, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेंशन होता है, जिनको नहीं पता है ध्यान रहे, e पे पावर x का होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसी तरीके से आगे तक, ठीक है। ये e पे पावर x का एक्सपेंशन है। तो यहाँ x नहीं है, 1/x पे पावर 4 है, तो 1 प्लस 1/x पे पावर 4, 1/x पे पावर 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो x की जगह 1/x पे पावर 4 पुट करो, ये टर्म आ जाएगी, x की जगह 1/x पे पावर 4 पुट करते ही सेम टू सेम इसके जैसे ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो e पे पावर x का एक्सपेंशन किया है और कुछ नहीं किया है। और अब इससे आगे देखें,
देखो सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं हर एक स्टेप समझा रहा हूँ। समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना। x इंटू 1 हो जाएगा x पे पावर 4 और फिर ये x तो आ जाएगा 1/x क्यूब, क्योंकि x पावर 4x क्यूब, और यहाँ पावर 8 लेकिन ऊपर x है तो पावर 7, 4 दूनी 8 है ना, लेकिन ऊपर एक बार x भी तो है तो पावर हो जाएगी 7, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, और इसी टाइप से आगे तक। और अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे आप लिमिट की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, 1/, ये तो 0, 1/0 इनफाइनाइट, फिर 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है भाई। और अब इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ोगे इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का भाग किसी में भी दो 0। तो आप देख सकते हैं del u अपॉन del x का मान 0 मिला है। तो सिमिलरली यदि del u अपॉन del y, del v अपॉन del x, del v अपॉन del y निकालूं तो वो भी 0। तो सारी की सारी कौशी रीमान समीकरण जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव है वो चारों 0 मिलेंगे। तो जैसे पिछले सवालों में मिलता आया है सेम टू सेम इसमें भी 0 ही मिला है। ठीक है, ध्यान रहे। तो क्लियर? हाँ भाई, नोट कर लें इसे, फिर इससे आगे बात करें। तो कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो del u अपॉन del x 0 मिला है, ध्यान रहे। अब मैं इससे आगे बात कर रहा हूँ। तो देखें, तो del u अपॉन del x मूल बिंदु पे मिला है 0, और इसी तरह del u अपॉन del y निकालता, या फिर del v अपॉन del x निकालता, और या फिर del v अपॉन del y निकालता, तो वो सब भी 0 ही मिलती। तो अतः मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट है। तो कौशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट है, लेकिन क्या कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होने से फलन विश्लेषिक हो जाता है क्या? नहीं। बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो केवल x अक्ष के अलोंग, y अक्ष के अलोंग ही f' का मान निकालती है। अब हम दूसरा रास्ता भी लेके देखेंगे, और बोला भी है प्रश्न में विश्लेषिक नहीं है, तो विश्लेषिक नहीं है तो अवकलनीय नहीं हो रहा होगा। ठीक है, किसी रास्ते के अलोंग। तो y = mx वाला जो रास्ता लेते हैं वही लेके देखते हैं। अब उसमें भी आपको दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें भी हम सरलता के लिए y = mx नहीं लेके y = x ही ले लेते हैं। ठीक है, कि m की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। तो देखें, एक बार उसी से ही करके देखते हैं। तो ध्यान रहे, x के अलोंग y के अलोंग, मतलब कौशी रीमान समीकरणों से तो मान 0 आया है, और यदि मैंने y = mx से मान निकाला और अलग आ गया f' का मान, तो इसका मतलब विश्लेषिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब वही कर रहे हैं। तो अब देखो, तो ये फॉर्मूला है मेरे पास में f' का। अब ये भी लिखा था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कि लिमिट, क्या फॉर्मूला है, लिमिट z टेंड्स टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z। ठीक है, ये हालांकि फॉर्मूला तो डेल्टा z की टर्म्स में था, यहाँ था f∆z माइनस f0 अपॉन डेल्टा z टेंड्स टू 0। लेकिन मैंने क्या बोला था, डेल्टा z की जगह z ही रख लो, डेल्टा z को z ही मान लो, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, और अब देखो, माना z टेंड्स टू 0, y = x के अनुदिश। वैसे तो कौन सा रास्ता लेते हैं भाई, mx, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप y = x ही ले लो, ताकि m की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े हमें। ठीक है, बाकी लेने को ले सकते हैं mx भी। तो y = x के अनुदिश चल रहे हैं। ठीक है, अब पहली बात तो ये देखो, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे को z पे पावर -4 की वापस से। तो चूंकि z पे पावर -4, ठीक है, ध्यान रहे,
क्या लिखेंगे इसको जेड पे पावर -4 को। जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई और उस पर पावर है -4, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें भी देखो वाई बराबर एक्स लिया है मैंने, ध्यान रहे भाई। तो यदि मैंने वाई बराबर एक्स लिया है तो वाई की जगह एक्स रख सकता हूँ ना भाई, तो मैंने रख दिया यही वाई की जगह एक्स। तो ध्यान रहे क्या बोल रहा हूँ मैं कि जेड पे पावर -4 की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जेड का मान होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, लेकिन वाई बराबर एक्स लिया है तो वाई की जगह भी एक्स रख दिया। अब एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन आ गया, लेकिन पावर -4 है तो -4 भी आएगा साथ में पावर लग के, और अंदर बच गया 1 प्लस आयोटा पे पावर -4, ये बच गया कि 1 प्लस आयोटा पे पावर -4। अब आप क्या करो, 1 प्लस आयोटा पे पावर ये जो -4 है इसको सोल्व करो। तो देखो इधर कर देता हूँ मैं इसको सोल्व, कि 1 प्लस आयोटा पे पावर 4 को सोल्व कर रहा हूँ भाई, इधर समझ लें, फिर यहाँ डायरेक्ट रख दूंगा इसकी जगह। -4 को तो एडजस्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा पे पावर 4 को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, अभी फॉर्मूला बताया था, a पे पावर 4, 4a क्यूब b, तो ये आ जाएगा। या देखो और भी आसानी से सोल्व करना चाहो ना, पावर 4 वाले से नहीं करना चाहो तो इसको यूँ लिख लो कि आपको और भी सरल तरीके से सोल्व करना है, तो 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो इसको, ठीक है। पावर 4 हो जाएगी और अब स्क्वायर सोल्व कर लो, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1, ठीक है भाई। तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये आया 2 आयोटा का स्क्वायर, और अब करो 2 का स्क्वायर 4, साथ में आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -4। तो क्या बोल रहा हूँ, 1 प्लस आयोटा पे पावर 4 थी, तो स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1 से -1 कैंसिल, 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, साथ में आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -4 पावर 4 का। तो ध्यान रहे x पे पावर -4, -4 पे घात -1, अरे +4 का ही तो निकाला है मान, तो ये घात -1, तो ऐसे कैसी, ठीक है ना, ध्यान रहे भाई। तो ये हो जाएगा कुल मिला के, इसको आप यूँ लिखो 1/-4 x पे घात 4, ठीक है ना। -4 है पावर, ध्यान रहे भाई, मैंने +4 का निकाला है, तो -4 को ऐसे ही तो लिखूंगा 1 प्लस आयोटा पे पावर 4 पे होल पावर -1, कि देखो -4 हो जाएगी घात, ठीक है ना। तो -4 थी, मैंने +4 का मान निकाला है, इसलिए अलग से -1 लगाया है यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ भी माइनस है पावर में, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, हर में चला जाएगा ये पद, तो ये पद भी हर में भेज दिया पावर 4 लगा के, कि इस माइनस का मतलब क्या है, हर में चला गया ये। और ये जो -4 था -1 है, तो इसका मतलब ये भी हर में चला जाएगा, तो -4 हर में। तो कुल मिला के जेड पे पावर -4 की वैल्यू इस रास्ते के अनुदिश ये आएगी 1/-4x4, ठीक है। तो ये इसमें कैलकुलेशन करी है हमने अलग से, तो इसीलिए मैंने शुरू की 3 क्लासों में बेसिक पढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था बार बार कि ये काम में आएगी चीज़ें, कि आयोटा की पावर कैसे निकालते हैं, जो भी गुणधर्म है वो सब। तो अब देखो, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो लिमिट जब आप इस रास्ते के अनुदिश बढ़ते हैं y बराबर x के अनुदिश, तो z तो होता है एक्चुअल में x प्लस आयोटा y, कि z होता है एक्चुअल में x प्लस आयोटा y। रास्ता लिया था y बराबर x, तो y की जगह भी x, z टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0, तो इसलिए लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0। तो z टेंड्स टू 0 का मतलब है x टेंड्स टू 0। एफ जेड ये रहा e पे पावर माइनस, z पे पावर -4, z पे पावर -4 इस रास्ते के अनुदिश पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/-4x पे पावर 4, ठीक है। तो 1/-4x पे पावर 4 पहले कैलकुलेट कर चुके हैं डायरेक्ट, ठीक है। -f0 दिया हुआ था 0 अपॉन z, और z x प्लस आयोटा x। क्यों?
एक्स प्लस आयोटा एक्स, क्यों? क्योंकि जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, लेकिन रास्ता भी तो ले लिया वाई बराबर एक्स वाला, तो वाई की जगह एक्स, तो वाई की जगह एक्स, तो एक्स प्लस आयोटा एक्स। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ध्यान रहे, तो ये प्लस की हो गई है ये टर्म, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ऊपर आ गया प्लस का पद 1 अपॉन प्लस में, ठीक है, ऊपर अब पद प्लस का हो गया है भाई, अब माइनस का नहीं रहा है, तो e पे पावर 1 अपॉन 4x4, ठीक है, ये जीरो तो ऐसे कैसे, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, तो इस तरीके से। और अब वापस से एक्सपेंड कर देंगे, तो देखो ये 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा लिमिट से बाहर, इसको लिमिट के अंदर रखने का कोई मतलब नहीं है। ये 1 अपॉन एक्स ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, और अब इस e पे पावर का एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा कांस्टेंट था बाहर, ठीक है, लिमिट से बाहर, 1 अपॉन एक्स ऐसे कैसे भाई, ध्यान रहे, कुछ नहीं किया है 1 अपॉन एक्स के साथ में, केवल 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा को बाहर पटका है, और इस e पे पावर का वापस से एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो क्या होता है e पे पावर का एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स, तो x की जगह है 4x4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आगे तक, इसी तरीके से आगे तक, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का अंदर गुणा कर दो, तो 1 अपॉन एक्स का अंदर गुणा कर दिया, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का अंदर गुणा, एक्स का और गुणा करो तो 4 एक्स पे घात 5, 4 तो पहले से ही थी, एक और एक्स और आ गया 5, यहाँ 4 दूनी 8 पहले से ही है, एक और आ जाएगा तो 9 घात, और ये 2 फैक्टोरियल का मान 2, 4 का वर्ग 16, तो 1/32, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, एक एक्स अंदर और जाएगा तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो एक्स पे पावर 9, ठीक है, इसी टाइप से आगे तक, ठीक है, ये तो ये मान आया है, ठीक है। अब रखो इसमें x की जगह 0, तो जैसे ही x की जगह 0 रखोगे 1 अपॉन 0, ये फिर से 1 अपॉन 0, ये 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इसी टाइप से चलेगा ये, और अनंत प्लस अनंत हमेशा अनंत ही होता है, ध्यान रहे, अनंत माइनस अनंत नहीं बता सकते क्या होता है, अनिर्धारित रूप है, लेकिन अनंत प्लस अनंत तो हमेशा अनंत ही होता है। और अनंत को किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये फाइनाइट नंबर ये 1 प्लस आयोटा, तो अनंत को किसी भी परिमित संख्या से गुणा करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा आपको, अनंत मिल जाएगा, अनंत से गुणा करेंगे तब पता नहीं, ठीक है, लेकिन किसी परिमित संख्या से गुणा करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, अनंत। तो देखो इस रास्ते के अनुदिश जब मैंने मान निकाला तब आया अनंत, और एक्स वाई के अलोंग निकाला था, मतलब कौशी रीमान समीकरण निकाली थी, तब आया था 0, तो रास्ता बदलने से मान बदल गया, तो इसका मतलब अवकलनीय नहीं है, और यदि अवकलनीय नहीं है तो इसका मतलब विश्लेषिक भी नहीं है, ठीक है। तो जो लास्ट पहले के 2 सवाल किए थे ना, इससे पहले वाले सेम उसी की जैसे है, बस इसमें कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो जब मैंने इस रास्ते के अनुदिश निकाला तो मान आया अनंत, कौशी रीमान समीकरण ने 0 दे रही थी, तो एक्स वाई के अलोंग 0, इस रास्ते के अनुदिश y बराबर x के अनुदिश अनंत, तो f डैश 0 का मान यूनिक नहीं है, तो वापस से वही लिखेंगे, अतः f डैश 0 का मान अद्वितीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो मूल बिंदु पर विश्लेषिक भी नहीं है, ठीक है। बाकी फिर इससे आगे अगली क्लास में।